नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला में 7 लोगों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया और वजह थी कर्ज। किस तरह से एक पूरा का पूरा परिवार कर्ज का बोझ उठाते हार गया और मौत को गले लगाया। हरियाणा के पंचकुला से यह मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी है। कार में ही 3 बच्चों समेत पूरे परिवार ने जहर खा लिया। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रवीण नाम के सदस्य ने, जो परिवार का मुखिया भी था, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कर्ज से परेशान होकर इस परिवार ने जहर खा लिया था। 42 साल के शख्स ने पहले अपनी पत्नी, माता पिता और 3 बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसे घबराई नहीं करते हैं, ऊंचे नीचे सब पे आते हैं। फिर तो पानी पियो, पानी पियो, कोई पानी पियो, कोई को दो। ये प्रवीण मित्तल और उनके परिवार का आखिरी वीडियो है। पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने से पहले की आखिरी बातचीत है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक पूरे परिवार ने जहर खा लिया था। सबको पता चल गया था कि किसी भी पल उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। भैया आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप जल्दी आओ। इसको तो उठा लो आप, इतना इसको तो ले जाओ, इसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ। आप उठा के इनको ले जाओ, पहले उठा के मरने वाले हैं। सोडियम पी के सारे बच्चों ने सारे मर गए, वो तो उधर तो। प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ पंचकुला में हनुमान कथा सुनने गए थे, लेकिन जब लौटे तो रास्ते में ही उन्होंने कार के भीतर अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ आत्महत्या कर ली। अपने आखिरी वीडियो में प्रवीण मित्तल कार के पास बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। कार के पास मौजूद लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। पंचकुला के सेक्टर 27 में जिस घर के सामने पूरे परिवार ने जहर खाया, उस परिवार के सदस्य ने प्रवीण मित्तल से आखिरी बार बात की। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने, गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, कह रहे 5 मिनट के अंदर बस। जब तक लोगों को पता चलता कि प्रवीण मित्तल ने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाया है, तब तक 6 लोगों की मौत कार में ही हो चुकी थी। प्रवीण मित्तल की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है। पंचकुला में जिन लोगों ने खुदकुशी की है, उनमें प्रवीण मित्तल की उम्र 42 साल है। मरने वालों में उनकी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा और माता पिता शामिल हैं। प्रवीण मित्तल का देहरादून में बिजनेस था। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सभी 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रवीण मित्तल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 2 सालों से पंचकुला के सकेतड़ी में रह रहे थे और टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। प्रवीण मित्तल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। प्रवीण मित्तल की कार से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मैं बैंक से दिवालिया हो चुका हूँ, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है और मेरे ससुर को कुछ मत कहना। अंतिम संस्कार समेत जितने भी रस्में होंगी वो मेरे मामा का बेटा निभाएगा। सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं।
ऐसा लिखा है, जो इन्होंने मुझे बताया है। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं ये। तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि खेदड़ी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों को कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। प्रवीण मित्तल के पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की वजह उनकी आर्थिक स्थिति को भी बताया जा रहा है, लेकिन उनकी स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्रवीण मित्तल काफी संपन्न थे। हिसार के बरवाला के रहने वाले प्रवीण पहले पंचकुला में रह रहे थे। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उन्होंने स्क्रैप फैक्ट्री लगाई थी। कर्ज की वजह से बैंक ने उनके 2 फ्लैट, फैक्ट्री और गाड़ियां जब्त कर ली थी। बढ़ते कर्ज के चलते प्रवीण अचानक पंचकुला छोड़कर उत्तराखंड के देहरादून चले गए। प्रवीण मित्तल का देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था। इस बिजनेस में भी उन्हें काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद वो मोहाली के खरड़ में शिफ्ट हो गए। खुद का खर्च चलाने के लिए उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे प्रवीण मित्तल की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। जो कर्जे थे वो भी 10 से 15 साल पुराने थे। बैंक ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। पंचकुला के सेक्टर 27 में जिस परिवार ने सुसाइड किया और जिस गाड़ी में सुसाइड किया, ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है। और इसी गाड़ी के अंदर परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। और परिवार के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ का कर्ज तो उन्हें मालूम है कि जो बैंक से लिया था, उसके अलावा और कितना कर्ज है, कितने लोगों से लिया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी पिछली सीट पर जो वॉमिट है उसके निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और सुसाइड से पहले तौलिए से जो शीशा है उसको कवर कर लिया गया था। ये आप सामने देख सकते हैं कि तौलिया बकायदा लगाया गया है ताकि अंदर क्या वो कर रहे हैं किसी को पता ना लगे। और यही गाड़ी जो थी वो सेक्टर 27 में रात को जो है इसी गाड़ी में सुसाइड किया गया। प्रवीण जो थे वो आगे वाली सीट पे बैठे थे, उनके साथ ही उनकी पत्नी थी और पीछे माता पिता और 3 बच्चे थे। और 7 लोगों की जो है कर्ज के चलते 7 के 7 लोगों ने सुसाइड किया है। पंचकुला केस में पुलिस को 2 सुसाइड नोट मिले। एक कार की डैशबोर्ड पर रखा था, जबकि दूसरा सुसाइड नोट बैग में रखा गया है। भले ही ये सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा हो, लेकिन पुलिस केस में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कल रात को 10 बजे हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 लोगों ने सुसाइड किया है। मौके पर जाके फोरेंसिक साइंस की हम लोगों ने टीम्स को बुलाया गया है। वहां पर उन लोगों की पूरी एक टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है और एक सुसाइड नोट मिला है जहां पर कहा गया कि कुछ आर्थिक मंदियों की वजह से हम लोगों ने ऐसा स्टेप उठाया। लेकिन पुलिस सिर्फ उस एक एंगल पे ना सोचकर हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन और बैंकिंग रिकॉर्ड्स और पुराने 10-12 साल के इनकी जिस प्रकार की गतिविधियां रही हैं उन सब के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरे परिवार की खुदकुशी की खबर सामने आने के बाद प्रवीण मित्तल के ससुराल के लोग अस्पताल पहुंचे। प्रवीण मित्तल के ससुर के मुताबिक हाल फिलहाल में उनका प्रवीण और उनके परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था। कर्ज होगा जी, उनके ऊपर होगा। मैंने तो देखो जी, उनसे मेरा तो कोई लेन देन नहीं है। मैं तो साफ कह देता भाई, कर्ज अगर आप लेना तो आप ही दोगे। ठीक है जी, ये नहीं मुझे बता जी। मुझे वो तो 1 करोड़ कह रहा था ना, 1 करोड़ कह रहा था वो। हाँ बैंक वाले। हाँ पुरानी बात है ये। वही कर्ज गुरुज था बस, और क्या था उनके पास। अभी ये उत्तराखंड में रह रहे थे, कहाँ पे? नहीं, उत्तराखंड में नहीं रह रहे थे। अब ये तो यहाँ पर रह रहे थे सिकेचड़ी। हाँ, पहले उत्तराखंड में रह रहे थे। प्रवीण मित्तल की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि प्रवीण मित्तल उनसे पैसे तो लेते थे लेकिन वापस नहीं करते थे, जिसके बाद से रिश्तेदारों ने भी उनकी मदद करना बंद कर दिया था। कर्ज तो था उनके पास, क्योंकि हम तो 2015 से जानते हैं उनके हालात बहुत खराब चल रहे थे। उन्होंने कई बार मांगा भी, तो उधर से पैसे भी मांगे, कहीं से मिले। मेरे पापा ने उनकी दुकान भी करवाई, सब कुछ है। मेरा तो अलग सेपरेट घर है, मैं तो अलग घर से हूँ, घर चलेगी। फिर पापा के साथ भी उनका ऐसा ही था कि पैसे लेते थे लेकिन वापस नहीं देते थे, तो फिर भी इन्होंने भी हेल्प करनी बंद कर दी थी।
ऐसा तो भी दिलवाया था शायद आपके फादर ने। घर दिलवाने के लिए कह रहे थे, देखा भी था पर कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब जैसे उनके कह लो भाग्य में ही न था, ये कह सकते हैं हम। घर हमने देखा, बहुत देखा। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि प्रवीण मित्तल कर्ज में डूबे थे, परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने परिवार के साथ आत्महत्या करने जैसा बड़ा फैसला कर लिया। फिलहाल पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। और अब बात करते हैं जासूस ज्योति मल्होत्रा की, जो जेल में है, लेकिन उसको लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, इसको लेकर एक और बड़ा नया खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स की चहेती थी ज्योति मल्होत्रा, उससे मिलने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स घंटों इंतजार करते। टाइट सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान में ज्योति से मिलना आसान नहीं था। ज्योति के कई पाक यूट्यूबर्स दोस्तों का भी पता चला है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आईएसआई ने ज्योति को पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने का जिम्मा दिया था। इतना ही नहीं, ज्योति पर भारत की संवेदनशील जगहों की जानकारियां भी आईएसआई के साथ शेयर करने का शक है। ज्योति पाकिस्तान जाती है, बार बार जाती है। पाकिस्तान में उसे वो हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी मिलती है जो वहाँ के बड़े बड़े राजनेताओं को भी नहीं मिलती। ज्योति की सुरक्षा में 6 गनमैन तैनात किए जाते हैं। पाकिस्तान के फेमस ब्लॉगर भी ज्योति से आसानी से नहीं मिल पाते। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका भी ज्योति के पास पहुंचना मुश्किल होता है। ये जिशान हुसैन है, जो लाहौर के पॉपुलर यूट्यूबर हैं। इनके वीडियो में पाकिस्तान में मौजूद हिंदू धार्मिक स्थलों के बारे में दिखाया जाता है। जिस पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले पूरी दुनिया को पता है, उसी पाकिस्तान के यूट्यूबर जिशान अपने मुल्क की छवि बदलने के लिए झूठा वीडियो बनाते हैं, झूठा नैरेटिव तैयार करते हैं, और उनके इस काम में मदद करती थी ज्योति मल्होत्रा। पहलगाम हमले के 2 महीने पहले ज्योति धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान गई थी। वहां ज्योति ने कटास राज मंदिर में जिशान से मुलाकात की। दोनों ने YouTube पर ऐसे वीडियो डाले जिनमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में हिंदू धर्म स्थलों और श्रद्धालुओं का कितना ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल से हर दिन नए राज बाहर आ रहे हैं। पता चला है कि ज्योति जिशान हुसैन के साथ लगातार संपर्क में थी। ज्योति जब पाकिस्तान गई तो उसने जिशान हुसैन को मैसेज किया था। जिशान ज्योति मल्होत्रा से मिलने कटास राज मंदिर आया था। दोनों ने अपने YouTube पेज पर पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़े थे। ज्योति ने जिशान से अटारी बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी भी शेयर की थी। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि जिन 2 पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ ज्योति ने अली हसन के जरिए मुलाकात की थी, क्या वहां जिशान भी आया था। शक है कि ज्योति जिशान के साथ मिलकर अहम जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उनके ऑपरेटिव्स को दे रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से 12 TB डिजिटल फॉरेंसिक डाटा रिकवर किया है। ज्योति के खातों में संदिग्ध मनी ट्रेल का भी पता चला है। ज्योति 4 पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के संपर्क में थी और उनकी पहचान की उसको जानकारी थी। ज्योति के डिजिटल डेटा में किसी ग्रुप चैट के नहीं बल्कि केवल 1-on-1 बातचीत के सबूत मिले हैं। पहली पाकिस्तान यात्रा के बाद ज्योति को विशेष वीजा और ISI और पाक गृह मंत्रालय की मंजूरी से सुरक्षा मिली थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने जानबूझकर ISI की योजना में साथ दिया ताकि उसे सुविधाएं मिलती रहे। ज्योति जिशान ही नहीं बल्कि दूसरे पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ लगातार टच में थी। ज्योति अपने YouTube वीडियो में वेगो ऐप का भी प्रचार करती थी। वेगो ऐप मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी है जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है। ये 5 मई 2024 का वीडियो है जब ज्योति पाकिस्तानी वीजा पर लाहौर घूमने गई थी। और ये जो सफेद कुर्ता पजामा वाला शख्स है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर अरशद है जो ज्योति के स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर आया था। मीटिंग के लिए उसने लंबा इंतजार किया था और मीटिंग के बाद इसने ज्योति को सूट भी गिफ्ट किया था। ये वसीम तूर है, ये सुबह से ज्योति के इंतजार में खड़ा था। हाई सिक्योरिटी जोन में ज्योति का इंतजार कर रहा था। माला और मोबाइल लेकर पहुंचा। इसने भी ज्योति का स्वागत किया और इसका वीडियो बनाकर अपने YouTube पेज पर दिखाया। ज्योति जहां भी जाती थी वहां उससे फैंस मिल रहे थे। ज्योति के फैंस बार बार उसे पाकिस्तान आने की गुजारिश करते थे। ज्योति पाकिस्तानियों के साथ लाइव करती थी और भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों के लिए इंडियन पॉलिटिक्स को ब्लेम करती थी।
ज्योति जब भी पाकिस्तान जाती थी तो उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। वो हाई सिक्योरिटी जोन में पुलिस वालों से जाकर बात करती थी। ज्योति सिर्फ मरियम नवाज से ही नहीं मिली थी, बल्कि अपने पाकिस्तान दौरे पर वो पीओके के दूसरे सिख नेताओं से भी मिल चुकी है। ज्योति पाकिस्तान में वो हर काम आसानी से करती थी जो किसी दूसरे देश से आए लोगों के लिए करना मुमकिन नहीं था। दावा किया जा रहा है कि ज्योति पाकिस्तान में जो कुछ कहती थी, जो दिखाती थी, जो भी बोलती थी, वो सब कुछ पाकिस्तानी खुफिया आईएसआई के इशारे पर होता था। और मेरठ पुलिस ने एक मंजिले की ऐसी मरम्मत की जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। सुहेल नाम का यह बदमाश महिला से छेड़खानी करके भागा था। उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश की, उसे धर दबोचा। पक्का इलाज हुआ तो कैसे सुहेल अब माफी चिल्लाने लगा है, अब भी देखिए। मेरठ पुलिस ने इस शख्स का ऐसा इलाज किया है कि अब वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पहले सुहेल ने महिला के साथ छेड़खानी की और जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो ये कान पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगने लगा। सर गलती हो गई, बस गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। क्या नाम है? सुहेल। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का है। जब एक महिला अपने बच्चे के साथ गली में जा रही थी, तभी इस मनचले ने उसके साथ बदसलूकी की और बाइक से फरार हो गया। गली में छेड़खानी का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने पहचान कर आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही वही सुलूक हुआ जो यूपी में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों के साथ होता है। मेरठ पुलिस ने सुहेल को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो कैमरे पर कान पकड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। सर गलती हो गई, बस गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। क्या नाम है? सुहेल। महिला से छेड़खानी का ये वीडियो 20 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्का पहने एक महिला गली के रास्ते कहीं जा रही है, तभी दूसरी तरफ से सुहेल बाइक से वहां आता है और जबरदस्ती रास्ते में उसे रोक लेता है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की लव स्टोरी से बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। तेज प्रताप के परिवार की तरफ से रिएक्शन तो आ चुके हैं, लेकिन पहली बार अनुष्का का परिवार सामने आया है। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने कहा है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी बहन के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अनुष्का के भाई आकाश यादव इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र के साथ मौजूद हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कोई ये जानना चाह रहा है कि अनुष्का यादव कौन है, क्या अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव की शादी हो गई है? हमारे साथ हैं अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव। आकाश, पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है इस बात की, और ख़ास तौर से तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये हमारी बहन का विषय है, अनुष्का यादव का, और हम किसी के भी पर्सनल और निजी जीवन को सार्वजनिक मंच पे और वाया मीडिया हम इसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं। हमारा इस पूरे प्रकरण में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के बीच में आने का, वो सिंगल लाइन ये है कि जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से हमारी बहन के मान सम्मान और चरित्र का जो हनन किया जा रहा है, वो किसी भी रूप से बड़े भाई होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तेज प्रताप यादव ने चूंकि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर ये भी कहा कि ये सारी तस्वीरें फेक हैं, एआई जनरेटेड हैं, तो फिर ये मन में आया कि लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये अनुष्का की कहानी गलत तो नहीं। ये बात बोलने से बेहतर ज़्यादा होगा कि एक एफआईआर हो जाए, जांच हो जानी चाहिए ना कि क्या मामला है, क्या सच्चाई है। समय जैसे आएगा मैं सीबीआई जांच की मांग करूंगा। जब समय ऐसा आएगा, जो आज ये समय इन्होंने लाया कि तेज प्रताप यादव को अचानक से पार्टी से निकाल दिया एक सोशल मीडिया पोस्ट से, तो कल समय फिर आएगा तो सीबीआई जांच का मांग होगा। कल को यदि तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि जो हमने पोस्ट किया था, जो बाद में डिलीट किया, उसमें सच्चाई थी, यानी अनुष्का यादव को हम नहीं जानते हैं, आपके पास प्रमाण है? देखिए, जब ऐसा, एक मिनट, जो आपने बात कहा, हमारा तेज प्रताप यादव भैया के साथ एक लंबा अनुभव है। जो कर दिए सो कर दिए, जो बोल दिए सो बोल दिए। ओरिजिनल लालू यादव का बेटा है तेज प्रताप यादव।
पलटी वल्टी मारने वाला आदमी नहीं है, और अगर पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। समझ लीजिए बात, हम बहुत स्पष्ट बता रहे हैं भैया बात। अगर वो पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बड़ा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। और फिर अभी इस बात को साबित कर देंगे। अभी हमारी बहन को 2 दिन के अंदर में जब मान सम्मान की बात आए तो मैं आप लोग के बीच में रोड पे खड़ा हूँ। जब उस स्थिति की बात जब आएगी, वैसी परिस्थिति की बात जब आएगी कि हमारी बहन को गलत साबित किया जाएगा या किसी तरीके का बात किया जाएगा, आकाश यादव आगे आएगा। हम अपनी बहन से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे, और तेज प्रताप और अनुष्का यादव में क्या है नहीं है, क्या होगा। आपको भरोसा है कि तेज प्रताप यादव पलटी नहीं मारेंगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर कहा कि ये सारी तस्वीरें गलत हैं, तो किसने डिलीट किया आपको? काहे नहीं कोलकाता लेके तेजस्वी जी तेज प्रताप जी को लेकर गए? यही बतवा काहे नहीं बाहर मीडिया में लेकर बुलवा दिए? कई लोग तो आप पर भी शक कर रहे हैं कि ये पोस्ट आपने ही किया था और आपने डिलीट। हम पे कौन सा करा? केस करवाइए हम पे। है कोई माइकल लाल जो केस करे? क्या आकाश यादव ने करवाया है? तेज प्रताप ने खुद लिखा ये सब? अरे फिर वही वाली बात भैया, तेज प्रताप यादव जी ने जो अपना हरकत किया, तो हम अपना गाड़ी खरीद के चलाएंगे तो उसका जिम्मेवारी हमारी है ना। मेरी जिम्मेवारी है कि हमारी बहन पे जो उंगली उठ रहा था मैं उसका जवाब दूं। तेज प्रताप जी ने जो किया, उनके पिताजी ने जो किया, उसका जवाब वो स्वयं परिवार दे। मुझे उससे कोई मतलब लेना देना। लालू ने जो एक्शन लिया है, परिवार से निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए वो तो उनसे करवा दिया गया, ठीक है। जैसे हमको हटवाया जाता था जगदा बाबू के नाम पे, उसके नाम पे, तो एक अच्छा मौका मिल गया लोगों को कि अब कंपटीशन में कोई है नहीं, तो जितना तेज प्रताप यादव को आप दबाइएगा उतना मजबूती से वो आदमी निखरेगा। आज मेरे जैसा लड़का तेज प्रताप यादव के साथ रहने का अगर सबसे ज्यादा सजा किसी को मिला होगा तो उसका नाम आकाश यादव होगा। याद लगता है कि तेज प्रताप यादव ने दबाव में ये सब किया है। यदि उनको डिलीट भी करना पड़ा तो वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ, परिवार का दबाव रहा। अब उनका परिवार स्पष्ट कर दे, वो स्पष्ट कर दे और सच सामने में आएगा। इंतजार समय का आप कीजिए। एक खबर ये भी आई कि नागेंद्र राय जो लालू यादव के भतीजे हैं, और उन्होंने आपको धमकी दी थी इसी बात को लेकर कि इस रिश्ते को लेकर आप सवाल खड़ा ना करें, आप इन बातों को आगे ना बढ़ाएं। क्या धमकी दी थी? क्या लालू प्रसाद यादव जी के बेटे लवारिस हैं? पहले ये बताइए। अगर आपके बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं तो क्या आपका भतीजा, मौसा और मौसी आपका बच्चा का जीवन तय करेगा क्या? ये कोई फैमिली डिसीजन लेने वाला होता है क्या? किस हैसियत से उन्होंने आपको धमकी दी? हम लालू यादव के लोग हैं, उनके नाम पे अभी तक भाड़ा पे गुंडागर्दी करके जमीन कब्जा कुब्जी करते रहे हैं। अब आकाश यादव के परिवार के नाम पे फिर से लालू परिवार का नजदीकी दिखा दे बिहार की जनता को कि अरे बाप रे बाप, यही देखते हतीन सब चीज, नागेंद्र बाबू देखते हतीन। कुछ नहीं है ये सब। आपको नहीं लगता कि उनको कहा गया होगा कि तुम आकाश यादव को ये साफ कर दो कि अनुष्का मंजूर नहीं है? तो अगर ये काम अगर लालू फैमिली कर रहे हैं तो लालू फैमिली गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने जो केस किया है, हमारे घर पे जो लोग आए थे, हमने कहीं जिक्र नहीं किया है कि लालू जी ने भेजा है, राबड़ी देवी ने भेजा है। रिकॉर्डिंग अगर मैं खोल दूंगा ना, जिस दिन हमारे यहाँ जो लोग को भेजा था और जो जमीन कब्जा करके जहाँ बैठे हुए थे, अगर मैं रिकॉर्डिंग खोल दूंगा तो कहीं का नहीं रहेगा लोग। मैं समय के साथ जवाब देता हूँ। मैं किसी आपदा को अवसर में नहीं बदलता। मेरी बहन का मामला है, मैं अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव से एमएलए और 500 करोड़ रुपया और 5 करोड़ रुपया के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये भी कहा गया कि कुछ टिकट आप चाहते हैं तेज प्रताप यादव के माध्यम से, और इसलिए ये सारी जो कहानी बनी गई, अनुष्का का इस्तेमाल किया, आपकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी। अगर धरती पे लालू परिवार को भगवान पे भरोसा है तो जरा हाथ पे शिवलिंग लेकर उठा के कह दे कि आकाश यादव कभी टिकट मांगा होगा। अरे पूछिए ये बात कि आकाश यादव को हसनपुर क्यों भेजे लालू जी? पूछिए कि तेजस्वी यादव जी ने क्यों भेजा, हसनपुर क्यों भेजा? जब ये मामला था तो फिर आकाश को फिर पार्टी में क्यों बुलाया, फिर अध्यक्ष क्यों बनाया, स्टार कैंपेनर क्यों बनाया? हम गरीब थे इसीलिए शोषण किया गया।
तेज प्रताप यादव के साथ आज देख लिए ना, अंतिम में क्या लिखा था कि जो इसके साथ रहेगा वो अपना विवेक देखेगा, उनको मना कर देना, वो अपने बुद्धि से रहेगा। ये कोई लहजा है? मतलब तेज प्रताप यादव को आप अकेले छोड़ देंगे रोड पे? तो आखिर लालू यादव के परिवार में ऐसा कौन है जो अनुष्का को नहीं चाहता, आपको नहीं चाहता? समय आने दीजिए, सब राज खोलेंगे। अब लेकिन जो बातें आ रही हैं, ऐश्वर्या ने जो बातें कही है, आखिरी सवाल, ऐश्वर्या ने जो बातें कही हैं आपने सुना होगा, ऐश्वर्या ने भी जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐश्वर्या पर आपने दबाव बनाया था? क्योंकि ये भी बातें आई कि ऐश्वर्या पर आपने दबाव बनाया, तेज प्रताप पर दबाव बनाया कि आप तलाक ले लें। जिस दिन डाइवोर्स का न्यूज आया था, महाकाल का कसम खाए, मां भगवती का कसम खाए, लालू परिवार, आकाश यादव अग्नि परीक्षा में पास हुआ था या नहीं हुआ था? तेज प्रताप यादव जी का जो डाइवोर्स कराया वो लालू जी का पीए कैसे बना? और आकाश यादव ने डाइवोर्स कराया तो क्या प्रमाण था कि आकाश ने कराया? शादी किसने कराया? मीडिएटर कौन था? इस पे बात किया जाए। कमजोर आकाश है तो आकाश पे चढ़ जाइएगा। शादी हुई थी आपको लगता है तेज प्रताप यादव? ये मैं कैसे बताऊं? ये तो उन्होंने बताया है मीडिया को। तो आपकी जानकारी में ये सारी बातें थी, शादी हो रही है, आपने रोका नहीं, टोका नहीं? मेरे जानकारी में कहाँ थे ये सारा मैटर उस समय? 2018 में जब शादी हुई तो आप थे ही ना? 2018 में मैं था। शादी के समय में मुझे हटाने के लोगों ने प्रयास कर दिया। 6 महीने में डाइवोर्स हुआ। मैं लालू फैमिली के साथ जब खड़ा हुआ तो तेज भाई ने मुझे हटा दिया। अनुष्का के कारण ही आपको ये सजा मिली? मुझे सजा मिली तेज प्रताप यादव के लिए संघर्ष करने के लिए। तेज प्रताप जिंदाबाद मैंने बोला, इसी की सजा मुझे मिली। तो आकाश यादव खुलकर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यदि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव की तरफ से अनुष्का के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो अपनी तरफ से जवाब देंगे, तब खुलकर सामने आएंगे और इस बात को साबित करेंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव कह रहे हैं कि उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जब जरूरत आएगी तो पूरी रिकॉर्डिंग्स खोल दूंगा, समय आने पर सारी रिकॉर्डिंग्स खोल दूंगा, सच सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहा गया, रिकॉर्डिंग सामने आई तो लालू का परिवार कहीं का नहीं रहेगा। तो चेता रहे हैं आकाश यादव के समय आने पर, जरूरत पड़ने पर वो दूसरी रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। आकाश यादव का एक और इंटरव्यू सुनिए जरा। हमारी बहन है, हमारी छोटी बहन है, और जो भी प्रकरण हुआ, जो भी कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों को बस देखते हुए हम इतना कहेंगे कि वो प्राइवेसी है। एक लड़का और एक लड़की का विषय है। एक लड़का और लड़की ही इस विषय पे बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारा इस विषय में बस एक ही चीज़ है कि हमारी बहन का मान सम्मान पे जो लगातार हमला किया जा रहा था कुछ नंगे भिखमंगों के द्वारा, उनको हमको जवाब देना है। जिसने कहा है उसकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं और मेरी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। ये भी मांग करते हैं किस पे कितना केस, कितना मुकदमा और किस तरह का मुकदमा दर्ज है। और ऐसे जो लोग कह रहे हैं उनको भगवान से डरने की जरूरत है। भगवान के लाठी में आवाज नहीं है, दर्द है, दर्द मिलेगा। जिन्होंने किया वो इस पे ज्यादा अच्छे से बोलेंगे। जिनका फोटो है उनका क्या रिश्ता है वो ज्यादा अच्छे से बोलेंगी। उस फोटो में जो लड़का है उनके पिताजी लालू यादव जी, उनके भाई ने अपना बयान रख दिया। उस तस्वीर में जो लड़की है उसका बड़ा भाई मैं हूं, मैंने अपना पक्ष रख दिया। अब आगे जैसा वो लोग सवाल खोजेंगे वैसा हम लोग जवाब भी देंगे। तो तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब क्या चोर चुट्टा है, सब खराब लोग हैं? मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तो ये माना जाए ना कि ठाकुर भानु प्रताप का जो हीरा था, जो मजदूर था, वो भी बाबूजी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था। तो कल के तेज प्रताप यादव जी भी वही करेंगे। और जो लोग अभी मजा ले रहे हैं
तो उनको याद रखना चाहिए कि वही तेज प्रताप यादव है जो बर्थडे से लेकर 27 तक के मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था, और अब पार्टी का कौन मनोबल बढ़ाएगा, ये विचार करने की बात है। सब बातें जो चल रही हैं, आगे क्या कीजिए? आगे हम आग्रह कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि वो इस चीज पे संज्ञान लें। ये जो उनके घर में बाहरी लोग घुसकर जो ये निष्कासन और निलंबन जो करवा रहे हैं, इसको रोकें। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, आकाश यादव के साथ 4 बार चला, और देखिए भगवान का लीला, लोग हमको हटा रहा था, आज खुद तेज प्रताप यादव जी को हटा दिया। ये भगवान का लाठी का मार है, और लालू प्रसाद यादव जी अपने घर को और इस समाज को बचा ले। उनके हाथ में अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अन्यथा जो स्थिति हमारे संज्ञान में है वो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। अरे भाई, मैंने कैसा सवाल आप लोग करते भाई? हमारी बहन है भाई, हमारे साथ है, हमारे घर में है, हम उसके लिए सम्मान में खड़ा है। तेजस्वी यादव जी तेज प्रताप जी को लेकर आ गए हैं, मैं भी अपनी बहन को लेकर आगे आऊंगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी लेकर तेज प्रताप जी के साथ खड़ा होकर बयान दें तो मैं भी खड़ा होकर बयान दूंगा। जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में मैं बात करूंगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है। एससी, एसटी, ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पीलिया हुआ है, इसलिए उनको सब कुछ पीले रंग का ही दिखाई पड़ता है, हर अच्छे में उन्हें बुरा दिखाई पड़ता है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि एनएफएस अब नया मनुवाद है। नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रह सके। इस पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शहजादे के लिए आयातित टूलकिट के आधार पर झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 88 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली से स्पेशल ड्राइव के दौरान पिछले 10 दिनों में 88 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। इनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली समेत कई राज्यों में घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली में भी ड्राइव चल रहा है। 26 दिसंबर 2024 के बाद से दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अब तक 142 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार जा रहे हैं, जहां पटना में वो रोड शो करेंगे और पार्टी ऑफिस में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। आज पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रोड शो को लेकर जानकारी दी है। एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो पटना में मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आपको बता दें 29 मई को पटना में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। बीजेपी ऑफिस खुद आला अधिकारी पहुंचे हैं और वहां से तमाम जानकारियां मुहैया हैं कि ये रोड शो में कौन होगा, क्या लोग होंगे, क्या जानकारी तमाम किस रास्ते से गुजरेगा। तो हर संभव